हेलो एवरीवन, क्लास 12 आरबीएससी चैप्टर नंबर 16 प्रोबेबिलिटी यानी कि प्रायिकता का पार्ट नंबर 4 जिसमें हम एक्सरसाइज 16.2 के बारे में बात करेंगे। 16.1 में हमने पढ़ा था कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की कंडीशन लग रही है, डिपेंडेंट है, यानी कि मैंने एग्जांपल दिया था कि अगर वो 90% बनाएगा तो उसको आईफोन मिलेगा, यानी उसको आईफोन मिलना किस पे डिपेंड हो गया, उसकी 90% के ऊपर। तो हम कह सकते हैं कि 16.1 के अंदर हमने डिपेंडेंट इवेंट्स पढ़े थे, अब 16.2 के अंदर हम इंडिपेंडेंट इवेंट पढ़ रहे हैं। इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट, यानी कि यदि ए और बी स्वतंत्र घटना हो, स्वतंत्र घटना हो, स्वतंत्र का मतलब डिपेंड ना हो, डिपेंड नहीं होनी चाहिए एक दूसरे के ऊपर। जब अगर वो इंडिपेंडेंट है तो जैसे एक सिक्का उछाला, एक पासा उछाला, अब सिक्के पर हेड आवे या पासे पे 3 आवे, वो इंडिपेंडेंट है, दोनों पे डिपेंड तो है ही नहीं वो कि वो आएगा, हेड आएगा तभी 3 आएगा, ऐसा तो कुछ है नहीं, टेल के साथ भी 3 आ सकता है। तो यदि ए और बी स्वतंत्र घटना हो तब हम क्या कहेंगे कि P ऑफ A इंटरसेक्शन B जो होगा वो P ऑफ A डॉट P ऑफ B होगा, यानी इन दोनों ही का प्रोबेबिलिटी इसके इंटरसेक्शन के इक्वल होगी। कब होगी? जब यह स्वतंत्र होगा, इंडिपेंडेंट होगा। इसी के साथ अगर एक फॉर्मूला मैं और पढ़ना चाहूँ तो मैं बोल सकता हूँ कि P ऑफ A नहीं और B नहीं का इंटरसेक्शन, यानी P ऑफ A नॉट इंटरसेक्शन B नॉट, यानी A और B नहीं के इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी क्या है? जब हम कह सकते हैं 1 माइनस P ऑफ A यूनियन B, यानी कि A यूनियन B की प्रोबेबिलिटी को 1 में से माइनस कर दो जब A और B के नहीं होने के इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट होगी। लेकिन याद रहे, अगर यहाँ यूनियन होगा तो यहाँ इंटरसेक्शन होगा। क्लियर होगी बात? तो हमने 2 फॉर्मूले पढ़ लिए, ठीक है। आइए अब मैं एक्सरसाइज की, दोनों फॉर्मूले इंडिपेंडेंट के हैं और जो फॉर्मूले हमने 16.1 में पढ़े थे वो फॉर्मूले भी यूज होंगे, जो मैं इधर लिख देता हूं कि P ऑफ A इंटरसेक्शन B इक्वल्स टू P ऑफ A डॉट प्लस P ऑफ B माइनस P ऑफ A यूनियन B, ठीक है। एक P ऑफ A अपॉन B इक्वल्स टू P ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन P ऑफ B, ठीक है। ये हमने फॉर्मूले पढ़े थे 16.1 के अंदर। तो चारों 5 फॉर्मूले जितने भी है वो हम सभी 16.2 के अंदर इसको 16.2 के अंदर इसको यूज में लेंगे। आइए हम 16.1 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर बढ़ रहा हूं। देखो 16.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है इफ A एंड B 2 इवेंट्स सच दैट P ऑफ A, यानी कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में P ऑफ A इक्वल्स टू 1/4, P ऑफ B इक्वल्स टू 1/2, P ऑफ A इंटरसेक्शन B इक्वल्स टू 1/8 और फाइंड करना है हमको P ऑफ A नहीं इंटरसेक्शन B नहीं। तो इसके लिए मैंने फॉर्मूला बताया था आप लोगों को कि P ऑफ A इंटरसेक्शन A नॉट इंटरसेक्शन B नॉट इक्वल्स टू होता है 1 माइनस P ऑफ A यूनियन B, यानी मेरे को A यूनियन B निकालना पड़ेगा। P ऑफ A यूनियन B का फॉर्मूला मैं बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ, जो मैंने 16.1 के अंदर यूज़ करा था कि P ऑफ A इंटरसेक्शन B इक्वल्स टू P ऑफ A प्लस P ऑफ B माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B, ये हमने पढ़ा था। तो ये P ऑफ A यूनियन B, अब मुझे ये गिवन है कितना 1/8 इक्वल्स टू P ऑफ A 1/4 प्लस 1/2 माइनस P ऑफ A यूनियन B, ये माइनस का इधर आएगा तो प्लस का, ये एज इट इज अपने इधर ही है, ये प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का। इसका एलसीएम लिया कितना आएगा 8, जब एलसीएम 8 लिया तो इधर क्या आएगा 2 प्लस 4 माइनस 1 यानी 5/8।
अब ये 5/8 इधर पुट करो, 1 माइनस 5/8, तो इसका एलसीएम लिया तो 8, तो ये आ गया 8 माइनस 5 इक्वल्स टू 3/8। ये हमारा निकल कर आया P ऑफ A इंटरसेक्शन नॉट A नॉट इंटरसेक्शन B नॉट। ये बहुत ही ईजी, बस हमें इसके अंदर फॉर्मूले याद होने चाहिए, हम क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं। क्लियर है? तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड, स्क्रीनशॉट खींच के इसको आप नोट डाउन करें। क्वेश्चन नंबर सेकेंड आइए देखते हैं कि इफ़ P ऑफ A, क्या बोला सेकेंड में कि P ऑफ A इक्वल्स टू 0.4। क्लियर है? फिर उसके बाद P ऑफ B इज इक्वल टू P ऑफ B इज इक्वल टू P। क्लियर है? फिर उसके बाद P ऑफ A यूनियन B इक्वल्स टू 0.6। अभी कह रहा है एंड A एंड B आर इंडिपेंडेंट इवेंट, कि A और B स्वतंत्र घटनाएं हैं। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ P, तो हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी है? P की वैल्यू फाइंड करनी है। अब ये इंडिपेंडेंट है, क्या है? इंडिपेंडेंट है। तो इंडिपेंडेंट के लिए मैंने क्या पढ़ा था कि P ऑफ A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू P ऑफ A डॉट P ऑफ B। ठीक है, तो P ऑफ A की वैल्यू कितनी है? 0.4 डॉट P ऑफ B की वैल्यू कितनी है? P। तो इनटू लगाया तो इधर कितना आ गया? 0.4P। ये किसकी वैल्यू निकल कर आई? प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B की। क्लियर है? अब हमसे पूछा क्या है? अब देखो मुझे A यूनियन दे रखा है, इंटरसेक्शन निकाल लिया, P ऑफ A देख लिया, P ऑफ B देख लिया, तो मैं एक फॉर्मूला जानता हूं कि P ऑफ A इंटरसेक्शन B इक्वल्स टू P ऑफ A प्लस P ऑफ B माइनस P ऑफ A यूनियन B। तो A इंटरसेक्शन B की वैल्यू कितनी है? 0.4P इक्वल्स टू P ऑफ A कितना है? 0.4 प्लस P माइनस यूनियन कितना है? 0.6। ये प्लस का P इधर आएगा तो माइनस का, यानी 0.4P माइनस P इक्वल्स टू 0.4 माइनस 0.6। अब 0.4P में से देखो ये P है ना, अब देखो इधर कैलकुलेशन में आपको ध्यान देना है कि इधर बड़ा ये P है, तो 1 में से 1.0 में से 0.4 माइनस हुआ तो 0.6 बचेगा, वो भी काहे का? माइनस का 0.6P। इसी तरीके से इधर से क्या बचेगा? 0.6 में से 0.4 माइनस होगा तो 0.2 बचेगा, वो भी माइनस का बचेगा क्योंकि ग्रेटर डिजिट माइनस की है। ये माइनस से माइनस कैंसिल, ये इसके मल्टीप्लाई में है तो इसके डिवाइड में, तो P इक्वल्स टू 0.2 अपॉन 0.6, पॉइंट से पॉइंट कट, तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। ये हमारा क्वेश्चन नंबर कंप्लीट, क्वेश्चन नंबर सेकेंड कंप्लीट हुआ, जिसके अंदर P की वैल्यू आई है 1/3। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बस फॉर्मूला हमें केवल क्या ध्यान रखना, फॉर्मूला और जो हमें गिवन है वो हमें उसकी हेल्प से हमें जो पूछा है वो निकालना है। बहुत इजी एक्सरसाइज है ये, तो आप लोग इसको ध्यान से देखें और ध्यान से पढ़ें, अच्छी तरीके से करने की कोशिश करें। ठीक है, अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर थर्ड की। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो क्या कह रहा है कि इफ़ A एंड B आर इंडिपेंडेंट इवेंट, कि A और B स्वतंत्र घटना है। ठीक है साहब, अब P ऑफ A इज इक्वल टू 0.3, P ऑफ A इज इक्वल टू 0.3। ओके, फिर P ऑफ B इज इक्वल टू 0.4 और P ऑफ B कितना है? 0.4। फिर उसके बाद देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, इसने पूछी है हमसे P ऑफ A इंटरसेक्शन B, और ये कह रहा है कि दोनों इंडिपेंडेंट है। देन इंडिपेंडेंट है तो P ऑफ A डॉट P ऑफ B, फॉर्मूला मुझे मालूम है, यानी 0.3 इंटू 0.4, जब इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो 0.12 P ऑफ A इंटरसेक्शन B की वैल्यू फाइंड आउट हो चुकी है। क्लियर है? बहुत इजी क्वेश्चन। अब इसका सेकंड क्या कह रहा है? इसका सेकंड कह रहा है कि P ऑफ A यूनियन B निकालो, P ऑफ A यूनियन B। अब इसका फॉर्मूला मैं अच्छी तरीके से जानता हूं कि ये मैं कैसे निकाल सकता हूं। इसको निकालने के लिए मैं जानता हूं कि P ऑफ A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू P ऑफ A प्लस P ऑफ B माइनस P ऑफ A यूनियन B। ये माइनस का इधर आएगा तो प्लस का, यानी P ऑफ A यूनियन B, और ये प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का, यानी P ऑफ A प्लस P ऑफ B माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B। P ऑफ A की वैल्यू कितनी है? 0.3 प्लस 0.4
माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन कितना है 0.12। जब मैंने इन दोनों को ऐड करा तो कितना हो गया 0.70, ठीक है, माइनस 0.12। देखो 0.70 में से 0.12 माइनस करेंगे, इससे एक बोरो करा तो 10, इधर रहेगा 6, 10 में से 2 गया तो 8, 6 में से 1 गया तो 5, यानी 0.58 हमारी वैल्यू निकल कर आई है पी ऑफ ए यूनियन बी की। तो ये पी ऑफ ए यूनियन बी कितना निकल कर आया 0.58। अब इससे ने हमसे पूछा है थर्ड में पी ऑफ ए अपॉन बी। पी ऑफ ए अपॉन बी की फॉर्मूला मैं जानता हूँ कि पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ऑफ बी। तो ए पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू कितनी आई 0.12 अपॉन पी ऑफ बी की वैल्यू कितनी है 0.4। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, पॉइंट हटाया तो नीचे 2 0, पॉइंट हटाया तो नीचे 1 0, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 4 3 12, यानी 3/10 को मैं क्या लिख सकता हूँ 0.3। ये किसकी वैल्यू निकल कर आई पी ऑफ ए अपॉन बी की वैल्यू निकल कर आ गई 0.3। अब इसका फोर्थ क्या कह रहा है, फोर्थ कह रहा है इसका पी ऑफ बी अपॉन ए, जिसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ऑफ बी। तो ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू मुझे मालूम है 0.12, सॉरी ए आएगा इधर, और पी ऑफ ए की वैल्यू कितनी है 0.3। पॉइंट हटाया तो नीचे 2 0, पॉइंट हटाया तो नीचे 1 0, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 3 4 12, तो 4/10 को मैं क्या लिख सकता हूँ 0.4, यानी पी ऑफ बी अपॉन ए की वैल्यू कितनी निकल कर आ गई 0.4। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट, फर्स्ट थर्ड का 4th कंप्लीट सारे हमने कर लिए। अब बहुत इजी क्वेश्चन था, बस फॉर्मूला रखे जाओ वैल्यू रखते जाओ, फॉर्मूला याद करो वैल्यू रखते जाओ, बहुत इजी हो जाएगी। ठीक है, अब आ जाइए हम क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट, क्लियर बोल दे कि भी इंडिपेंडेंट इवेंट है, वेयर पी ऑफ ए इज इक्वल टू 0.3। पी ऑफ ए कितना है 0.3, ओके, पी ऑफ बी कितना है 0.6, ठीक है। अब इसने हमसे पूछा क्या है P ऑफ ए इंटरसेक्शन B। अब भाई इंडिपेंडेंट इवेंट है तो P ऑफ A डॉट P ऑफ B, यानी कि 0.3 इंटू 0.6 इक्वल्स टू 0.18। ये किसकी वैल्यू निकल कर आ गई P ऑफ A इंटरसेक्शन B की वैल्यू हमारे 0.18 निकल कर आ गई। सेकेंड में इसने हमसे क्या पूछा है P ऑफ A यूनियन B इंटरसेक्शन बी नॉट। अब देखो इसका फॉर्मूला अगर मैं बताऊं, अगर इसका फॉर्मूला मैं बनाना चाहूं, ये ए है ये बी है, ठीक है, ये वाली जो चीज़ कहलाती है ये इंटरसेक्शन कहलाती है ना, यही तो चीज़ इंटरसेक्शन कहलाती है। चलो ठीक है, अब देखते हैं कि ए तो पूरा, फिर कह रहा बी नहीं, ए तो पूरा और बी नहीं, तो बी नहीं का मतलब बी नहीं होना चाहिए, ए होना चाहिए, ठीक है। तो ये 1 में से अगर मैं ये इंटरसेक्शन को माइनस कर दूं, पी ऑफ ए में से इसको माइनस कर दूं तो मैं ये निकल कर आ जाएगा। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ आराम से कि पी ऑफ ए में से अगर मैं पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस कर दूं, इस पूरे ए में से अगर मैं इन दोनों का इंटरसेक्शन माइनस कर दूं तो मेरे पास पी ऑफ ए यूनियन बी निकल कर आराम से आ जाएगा। तो पी ऑफ ए कितना है, पी ऑफ ए है मेरे पास 0.3 माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना है 0.18। जब मैं इसमें से इसको माइनस करूंगा तो कितना आएगा 0.12,
ये क्या निकल कर आया, P ऑफ A यूनियन B का इंटरसेक्शन 0.12। अब देखो इसका क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखो इसका क्या कह रहा है कि P ऑफ A यूनियन B, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो इसका फॉर्मूला तो मैं बहुत आसानी से जानता हूँ कि P ऑफ A प्लस P ऑफ B माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B। तो 0.3 प्लस 0.6, 0.3 प्लस 0.6 माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू 0.18। जब मैं इसको प्लस करूंगा तो कितना आएगा, 0.90 माइनस 0.18। अब मैं इसको इसमें से माइनस करूंगा तो आएगा 0.78। ये क्या है, P ऑफ A यूनियन B की वैल्यू क्या है, 0.78, सॉरी 72, 0.72, 0.72। ये हमने आराम से निकाल लिया इसके फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो हमें मालूम थे। अब इसका फोर्थ क्या कह रहा है, ये इसकी इंक खत्म हो गई है, चलो दिख रहा होगा आई होप आप लोगों को, मैं बोल रहा हूँ जिससे ध्यान दें। P ऑफ A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन, A नॉट इंटरसेक्शन B नॉट। तो इसका मतलब क्या हुआ, मैंने बताया था कि अगर यहाँ इंटरसेक्शन है तो यहाँ यूनियन लगेगा, तो 1 माइनस P ऑफ A यूनियन B, P ऑफ A यूनियन B। इसका एक फॉर्मूला ये भी होता है कि अगर P ऑफ A इंटरसेक्शन A नॉट इंटरसेक्शन B नॉट अगर इंडिपेंडेंट है तो P ऑफ A नॉट प्लस डॉट P ऑफ B नॉट। तो लेकिन हम इससे आसानी से निकाल सकते हैं क्योंकि P ऑफ A यूनियन B हमें मालूम है कितना है, 0.12। तो यानी 1 माइनस 0.72 इज इक्वल टू 0.28। ये मेरा क्या निकल कर आ गया, P ऑफ A नॉट इंटरसेक्शन B नॉट। ये मेरी चारों वैल्यू फाइंड आउट हो गई। ये बहुत इजी क्वेश्चन चल रहे हैं, बहुत बस अभी तो स्टार्टिंग हुई सेक्शन पॉइंट 2 की, इजी क्वेश्चन चल रहे हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, इसको स्क्रीनशॉट लेके इसको नोट डाउन करें। आइए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि ए बैग कंटेन 5 वाइट बॉल, 7 रेड एंड 8 ब्लैक बॉल्स। कि एक बैग है जिसने 5 तो सफ़ेद, 7 लाल और 8 काली बॉल रखी हैं उसमें। यदि 4 बॉल निकाली जाती है और विदाउट रिप्लेसमेंट के निकाली जाती है तो बताओ इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि चारों ही बॉल वाइट होगी। तो टोटल बॉल कितनी हो गई, टोटल बॉल्स कितनी हो गई, 7 तो वाइट, 7 वाइट है ना, 5 वाइट, 7 रेड, 8 ब्लैक, तो कितनी हो गई 20। अब क्या कह रहा है कि 1 बाय 1 गेटिंग की जाती है, उसमें से निकाली जाती है। तो मेरी बात सुनो, वाइट की कितनी 5, रेड की कितनी 7, 8 की। मैं कह रहा हूं गेटिंग फर्स्ट वाइट बॉल। अब फर्स्ट वाइट बॉल के लिए गेटिंग फर्स्ट वाइट बॉल, तो वाइट की कितने चांस हैं, 5, कितने में से 20 में से, तो कितना हो गया 1/4। समझ में आया कि 5 1/4। अब देखो, अब मेरी बात सुनो, समझने वाली बात क्या है, मैं कह रहा हूं कि गेटिंग सेकंड वाइट बॉल। अब सेकंड वाइट बॉल क्या होगी कि भाई हमारे पास 20 थी, 20 में से हमने एक निकाल ली, हमने उसको रिप्लेस नहीं करी, तो कितनी बच गई, टोटल आउटकम्स तो 19 रह गए। अब मैं कह रहा हूं कि व्हाइट बॉल ही निकली है, तो 5 में से एक निकल गई, तो कितनी रह गई 4। ठीक है, इसी तरीके से गेटिंग थर्ड व्हाइट बॉल, तो ये बच गई 3, ये बच गई 18। इसी के बाद गेटिंग फोर्थ व्हाइट बॉल 2/17। अब क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी गेटिंग ऑफ ऑल व्हाइट बॉल, यानी ये सारी प्रोबेबिलिटी कितनी है। अब इधर प्लस नहीं करेंगे, हम इधर इंटू करेंगे कि आप लोग प्लस करने बैठ जाओगे, साहब प्लस कर दो ये सारी प्रोबेबिलिटी, नहीं, इसके अंदर हम इंटू करेंगे कि ये बॉल निकल गई, इसकी प्रोबेबिलिटी, इसकी प्रोबेबिलिटी, इसकी प्रोबेबिलिटी और इसकी प्रोबेबिलिटी मिलकर टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी हुई है। तो टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग
ऑल वाइट्स बॉल, ऑल गेटिंग ऑफ गेटिंग ऑल वाइट बॉल। तो देखो 1/4 इंटू 4/19 इंटू 3/18 इंटू 2/17, ये बिल्कुल ही खत्म हो गया। देखिए मार्कर, देखो ये 4 से 4 कट आउट, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। तो ऊपर तो 1 है ही, अब नीचे क्या क्या बचा है, 19 3 और 17, 17 3 जा 51, 51 को 19 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 19 5 जा 95, 95 और 10 105। तो इसके अंदर अब जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने पर देखो कितना आएगा, वापस देखते हैं मल्टीप्लाई करके। 969, ये हमारा आंसर आ चुका है। आइए अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या कह रहा है कि ए डाई इज टोस्ड थ्राइस, कि एक पासे को 3 बार उछाला। ठीक है, फाइंड द, अब 3 बार उछालो तो वही 1 2 3 4 5 6, इन 6 में से कोई एक आ सकता है। ठीक है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर्स एट लीस्ट 1। तो फाइंड करो प्रोबेबिलिटी, कम से कम एक बार तो ओड नंबर आना ही चाहिए। ए डाइस इज टोस्ड थ्राइस, तो को सैंपल स्पेस क्या हुआ इसके, 1 2 3 4 5 एंड देन लास्ट 6। अब 3 बार उछाला, अब 3 बार उछाला है तो मैंने 3 कंडीशन मान ली, ए बी और सी। ए का क्या बोला मैंने, गेटिंग, अब देखो इसने कहा फाइंड द प्रोबेबिलिटी गेटिंग एन ऑड नंबर, गेटिंग एन ऑड नंबर फर्स्ट टाइम, कि हमने क्या कहा कि हमें ऑड नंबर एक बार, ऑड नंबर पर एक बार उछाला। ठीक है, गेटिंग एन ऑड नंबर फर्स्ट टाइम, फिर हम गेटिंग ऑन ऑड नंबर सेकेंड टाइम, गेटिंग ऑन ऑड नंबर थर्ड टाइम। 3 बार उछाला, तीनों बार देखो, तो गेटिंग एन ऑड नंबर सेकेंड टाइम, गेटिंग एन ऑड नंबर थर्ड टाइम। क्लियर है, हमने 3 बार उछाल लिया, ए बी सी। चलो ठीक है, अब मैंने एक बार उछाला तो कोई प्रोबेबिलिटी क्या हुई इसकी, प्रोबेबिलिटी हुई इसकी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना हुआ कि टोटल 6 थे और ओड नंबर आने के चांस 1 2 3 थे। तो 3/6 इज इक्वल टू 1/2, ये तो आया 1 फर्स्ट टाइम में हमारे पास ओड नंबर आया। फिर सेकंड टाइम में ओड नंबर क्या आएगा, अब चेक करो कि पहले पासे को उछालने पर जो ओड नंबर आया, जो विषम संख्या आई है, क्या दूसरे पासे को उछालने पर विषम संख्या आना इस पर ऊपर डिपेंड करती है क्या, इस वाले पे डिपेंड कर रही है क्या, बिल्कुल नहीं कर रही। अरे भाई हमारे पास पहले 6 थे, 6 में, अब जैसे पासे में 6 थे, ठीक है, हमने एक उछाला 3 आ गया तो आ गया। अब 5 आना कोई 3 पे डिपेंड थोड़ी ना, कभी पहले 3 आ चुका है 5 नहीं आ सकता, ऐसा तो कुछ है ही नहीं। तो हम क्या कहेंगे, P ऑफ B इक्वल्स टू 3/6 इक्वल्स टू 1/2। इसी तरीके से P ऑफ C इज इक्वल टू 3/6 इज इक्वल टू 1/2। ये तो था कि ओड नंबर आया, ओड नंबर आया, ठीक है। तो हम क्या कह रहे हैं कि नहीं आया, तो नहीं आने की क्या हो जाएगी, 1 माइनस 1/2 इज इक्वल टू 1/2, और नहीं आने की वापस क्या हो जाएगी, 1 माइनस 1/2 इज इक्वल टू 1/2, और C नहीं आने की क्या हो जाएगी, 1 माइनस 1/2 इज इक्वल टू 1/2। क्लियर हुई। अब बात कर रहे हैं हम कि A, B और C तीनों ही बार हमारे पास क्या आ गया, क्या बोलते हैं, ऑड आ गया और ऑड नहीं आया। ठीक है, अगर अब मैं बोलता हूं
कि तीनों ही बार ओड नहीं आया, ए बी और सी तीनों ही बार ओड नहीं आए की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी और सी। अब इनके बीच में लगेगा क्या, इंटरसेक्शन, कि ए नॉट बी नॉट और सी नॉट, ए और बी और सी और के लिए इंटरसेक्शन, तीनों ही नहीं आने की प्रोबेबिलिटी, अगर ये इंडिपेंडेंट है, हमें मालूम है कि भाई ए बी और सी तीनों इंडिपेंडेंट है, तीनों का ए 3 आ रहा है तो 5 नहीं आएगा, ऐसी तो कोई बात नहीं हुई, कि भाई 1 आ रहा है 3 नहीं आएगा, ऐसी तो कोई बात नहीं हुई। इसका मतलब क्या है, ये इंडिपेंडेंट है। अब जब इंडिपेंडेंट होती है तो इसका एक फॉर्मूला ये भी होता है कि पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट इंटरसेक्शन सी नॉट का फॉर्मूला होगा पी ऑफ ए नॉट डॉट पी ऑफ बी नॉट पी ऑफ सी नॉट डॉट पी ऑफ सी नॉट। तो क्या हो गया, 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 इज इक्वल टू 1/8। ये नहीं आने की है कि तीनों ही बार ओड नंबर नहीं आ रहा है। अब मैं कह रहा हूं कि तीनों ही बार ओड नंबर आना चाहिए, तीनों ही बार ओड नंबर आना चाहिए, इसकी प्रोबेबिलिटी करो। अरे भाई नहीं आने की कितनी है तो आने की कितनी होगी, मैंने कहा तीनों ही बार ओड नहीं आने की प्रोबेबिलिटी ये है, ठीक है। तो तीनों, अभी ये तो अलग अलग थी, अब मैं कह रहा हूं कि तीनों ही ओड नंबर आने चाहिए, यानी मैं क्या कह सकता हूं, तो P ऑफ A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, यानी कि तीनों ही बारी में क्या आना चाहिए, ओड नंबर आना चाहिए। इसका मतलब 1 माइनस 1/8 इज इक्वल टू 8, एलसीएम लिया तो 8 माइनस 1 इज इक्वल टू 7/8। ये हमारा आंसर कंप्लीट। तो अब आपको सर इतना घुमाने की क्या जरूरत थी, मुझे ये फॉर्मूला बनाना था इसलिए मैंने इस तरीके से घुमाया है इसको, क्योंकि ये फॉर्मूला भी आपको मालूम चल गया कि सर हम ऐसे कर सकते थे क्या, हमने तीनों ही बार आने की, ये a 1/2 1/2 1/2 है, ठीक है, तो तीनों ही बार ये आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 1/8 की ओड नंबर आ रहा है, ये अलग अलग की एक साथ की हुई है, ठीक है। तो क्या 7/8 कैसे आया, आप लोगों को पता लगा कि P ऑफ A नहीं आ रही है, B भी नहीं आ रहा है, C भी नहीं आ रहा है, तीनों बारों में अलग अलग आ रहा है कि भाई पहली बार में भी नहीं आया, दूसरी बार में भी नहीं आया, तीसरी बार में भी नहीं आया, यानी तीनों ही बार नहीं आया। इंटरसेक्शन क्यों लगा मालूम चला, 1/8 तो 7/8, ये हमारा आंसर कंप्लीट। 7 देखते हैं क्या कह रहा है, 2 कार्ड्स आर ड्रॉन एट रैंडम एंड विदाउट रिप्लेसमेंट फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। क्या कह रहा है, वापस सुनना, कि एक 52 ताश के पत्तों की गड्डी है, इसमें से मैंने क्या करा, एक पत्ता निकाला, देखा और साइड में रख दिया, फिर मतलब इस वाले पत्ते को वापस मैंने 52 के अंदर नहीं मिलाया, विदाउट रिप्लेसमेंट, रिप्लेस नहीं किया उसको, फिर दूसरा निकाला, देखा और साइड में रख दिया, उसको भी नहीं मिलाना है, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द कार्ड्स आर ब्लैक, कि दोनों ही कार्ड्स ब्लैक हो, ये बताइए। हम जानते हैं कि ताश के पत्तों की 52 पत्तों के अंदर 13 पत्ते काले कलर के होते हैं, ठीक है, 52 पत्तों में 26 पत्ते काले होते हैं, तो हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि दोनों ही पत्ते जो हों वो काले कलर के हों, ठीक है। तो देखो मेरी बात सुनो, इसने कहा, हमने कहा जैसे ये फर्स्ट और ये सेकेंड, या ये फर्स्ट या सेकेंड मान लो, या ए और बी बोल लो, ठीक है। तो मैं ए और बी बोल लेता हूँ, जो अभी तक बोलता हुआ आया हूँ, कि ए क्या हुआ, गेटिंग फर्स्ट कार्ड ब्लैक, ठीक है। फिर बी बोला मैंने, गेटिंग सेकेंड कार्ड ब्लैक, ठीक है। अभी क्या कह रहा है कि फर्स्ट कार्ड ब्लैक है और दूसरा कार्ड भी ब्लैक है, तो अगर मैं बोलूं कि इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है कि फर्स्ट कार्ड ब्लैक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग फर्स्ट कार्ड ब्लैक,
फर्स्ट कार्ड ब्लैक, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि पहला पत्ता काला है। तो टोटल तो कितने हैं 52 और पहले इसके कितने 26, तो 1/2। ठीक है, ये इसको हम क्या बोल सकते हैं, P ऑफ A। अब मैं बात करता हूँ P ऑफ B की, यानी कि इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि दूसरा पत्ता भी काला है विदाउट रिप्लेसमेंट। यानी कि अब 26 पत्ते नहीं रहे, अब कितने हो गए 25 हो गए ब्लैक, और इधर 52 नहीं रहे, इधर 51 हो गए। तो मैंने क्या बोला, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सेकेंड कार्ड ब्लैक, यानी कि 25/51। देखो अब मैं इसको P ऑफ B तो बोलूंगा, लेकिन P ऑफ B की बजाय मैं इसको बोलूंगा कि P ऑफ B आए होने की प्रोबेबिलिटी क्या है जब पहला पत्ता ब्लैक हो चुका है। ये क्या बोला मैंने कि पहला पत्ता ब्लैक हो चुका है, तो दूसरा पत्ता ब्लैक होने की, कार्ड ब्लैक होने की प्रोबेबिलिटी क्या है 25/51। तो इसने बोला है कि बोथ कार्ड्स आर क्या हो, हमारे ब्लैक हों। तो इसके लिए मैं क्या बोलूंगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग बोथ कार्ड्स ब्लैक, यानी कि P ऑफ A इंटरसेक्शन B। अब बात करते हैं कि डिपेंडेंट है कि इंडिपेंडेंट है। ये इंडिपेंडेंट हुआ कि अगर भाई पहला पत्ता ब्लैक निकल गया तो जरूरी तो नहीं है कि दूसरा पत्ता ब्लैक नहीं होगा, हो सकता है, डिपेंड कर ही नहीं रहा, पहला पत्ता ब्लैक हो या कोई भी हो, हमें मतलब नहीं है, दूसरा पत्ता हमारा ब्लैक हो सकता है। ये एक दूसरे पर डिपेंड नहीं कर रहे हैं, ये इंडिपेंडेंट है। देन मैं क्या कह सकता हूं कि P ऑफ A डॉट P ऑफ B, तो P ऑफ A कितना 1/2 इंटू 25/51 इज इक्वल टू 25/102। ये हमारा इसका आंसर। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन था, बस हमें मालूम होना चाहिए क्या बोल रहा है, कैसे कर रहा है। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखो क्या कह रहा है, 2 coins are tossed, what is the probability of coming up 2 heads if it is known that the at least one head comes up। ये कह रहा है कि 2 सिक्कों को उछाला गया है, तो इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी कि दोनों हेड हों, जबकि हमें ज्ञात है कि कम से कम एक हेड तो है ही है। तो चलो मैं इसके लिए सैंपल स्पेस निकालता हूं भाई, या तो दोनों पे हेड हो सकता है, या पहले पे हेड दूसरे पे टेल, या फिर दूसरे पे टेल पहले पर हेड, या फिर टेल और टेल। ये हमारे सैंपल स्पेस निकल गए। अब ये कह रहा है कि क्या है, हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि बोथ जो हों, जो दोनों ही क्या हों, हेड्स हो। यानी मैंने एक तो ए बोला, एक बी बोला। बी कंडीशन कौन सी, जो हमें ज्ञात है। अब देखो इसमें कौन सी लगी, कंडीशन प्रोबेबिलिटी, इफ इट इज नॉन दैट, हमें मालूम है, या गिवन दैट कि हमें ज्ञात है, तो ये क्या हुआ, कंडीशन प्रोबेबिलिटी हो गई कि नॉन दैट एटलीस्ट वन हेड कम्स अप, एटलीस्ट वन हेड कम्स अप। और फर्स्ट क्या हो गई, बोथ मतलब 2 हेड्स, कमिंग अप 2 हेड्स, कमिंग अप 2 हेड्स। अब इससे रिलेटेड इसके आउटकम्स कितने हो गए भाई, दोनों हेड तो कब आएंगे, केवल एच और एच पे। ठीक है, और दूसरी की कंडीशन क्या हो गई कि कम से कम एक हेड तो होना ही चाहिए। अब ज़्यादा भी होगा तो भी चलेगा, तो इसके कितने हो गए, 3 चांस हो गए। ठीक है, तो अब मैं बोलता हूं कि P ऑफ A इंटरसेक्शन B क्या होगा, जबकि एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं तो इसकी प्रोबेबिलिटी होती है, यानी कि अभी पूछ रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी। अब देखो ये क्या कह रहा है कि A होने की प्रोबेबिलिटी क्या है जब मुझे B मालूम है, यानी P ऑफ A अपॉन B। तो P ऑफ A इंटरसेक्शन B
अपॉन P ऑफ B। तो सबसे पहले मुझे इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा, तो मैं A इंटरसेक्शन B निकालता हूँ। तो A इंटरसेक्शन B क्या हुआ, जो दोनों में कॉमन है, कौन कॉमन है, H और H। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हुई, प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन इंटरसेक्शन B, यानी कि 1/4, क्योंकि 1 ही तो है, कितने में से, 4 में से, और इसकी कितनी हुई, 3/4। तो अब इस वाले फॉर्मूले में पुट करते हैं, P ऑफ A अपॉन B इक्वल्स टू 1/4 अपॉन 3/4, 4 से 4 कट हुआ तो 1/3, यानी कि दोनों हेड आने की प्रोबेबिलिटी है 1/3, जबकि मुझे मालूम है कि कम से कम उसके अंदर एक हेड तो है ही है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर